स्वागत है, सारा प्रणाम। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। बिहार की चुनावी बिसात में बागियों की चाल भी दिलचस्पी पैदा कर रही है। बागी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की नींद उड़ा रहे हैं। बीजेपी ने 9 और जेडीयू ने 15 बागी नेताओं को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोनों ही दलों ने उन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जो पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ ही दावेदारी ठोक चुके हैं। ये तो पहले चरण में नाम वापस ना लेने वाले लोग हैं। अभी 2 चरण और बाकी हैं, यानी बागी अभी और भी हैं। माना जा रहा है कि बागियों के चलते एनडीए का गणित बिगड़ सकता है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 157 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि इस बार 110 सीटों पर चुनाव लड़ने से बहुत सारे विधायकों और नेताओं के टिकट कट जाएंगे। इनमें से ज्यादातर को लोक जनशक्ति पार्टी में शरण मिल गई है। दूसरे पक्ष की बात करें तो वहां भी कलह कम नहीं है। कांग्रेस को 70 सीटें मिली हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वो अभी तक 21 नाम ही तय कर पाई है। बिसात पर मोहरों के खुद चाल बदलने से खेल का रुख भांपना मुश्किल हो रहा है। बिहार में प्रचार का आगाज हो चुका है। जनता दल यूनाइटेड के करतार धर्ता नीतीश कुमार ने बुधवार को 4 रैलियों के साथ आरजेडी पर जबरदस्त हमला बोला तो राघोपुर सीट से नामांकन कर महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जबरदस्त निशाना साधा। उपेंद्र कुशवाहा मायावती और ओवैसी की मदद से सीएम बनने का ख्वाब संजोए हुए हैं, तो पप्पू यादव भी मधेपुरा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। जातियों के समीकरण को साधने में जुटे हर दल के लिए पिछड़े और दलित सबसे अहम वोटर हैं, और इस बार तो प्रवासी मजदूर भी 55 सीटों पर प्रभावी भूमिका निभाते नजर आएंगे, जहां हार जीत का अंतर महज 5000 से 8000 वोटों के बीच रहा था। 2015 के मुकाबले मतदाता सूची में इस बार 18 लाख वोटर्स ने आमद दर्ज कराई है। 2015 में लालू नीतीश कांग्रेस गठजोड़ को 42% वोट मिले थे। इसलिए इस बार बिहार का चुनाव इस कदर उलझा हुआ है कि अभी से किसी दल के लिए सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का ऐलान करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। 2015 के कई साथी दोनों तरफ पाला बदल चुके हैं। सत्ता के संघर्ष में फायदे के सियासत के लिए हर दल तोल मोल में जुटा हुआ है, और चुनावी बिसात में जिन 2 चेहरों पर सारा दारोमदार है वो है नीतीश और तेजस्वी। बिहार की बिसात कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का एक जबरदस्त पैनल मौजूद है। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता स्पोक्स पर्सन मौजूद है नोएडा स्टूडियो से। अफजल अब्बास जेडीयू के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। नवल किशोर आरजेडी के स्पोक्स पर्सन नेता हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव, सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगा। 3 चरणों में चुनाव में आप लोग जा रहे हैं, तमाम पार्टियां जा रही हैं। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी ने 9 बागियों को हटाया है, 15 बागियों को जेडीयू ने हटाया है। कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकते हैं ये बागी, क्योंकि ये आपसे छिटक कर लोक जनशक्ति पार्टी और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से बागियों ने जिस तरह से अपने तेवर दिखाए हैं, हम खूब जानते हैं कि अब सिद्धांतों की राजनीति नहीं हो रही है, संख्याओं की राजनीति हो रही है। और ये वो बागी हैं जो निश्चित रूप से पहले अपनी जगह पे पैठ बनाने में कामयाब रहे हैं, और उनकी अपनी एक पहचान रही है और मजबूती के साथ खड़े भी हैं। समस्या पैदा करेंगे वो, लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि क्या जिस तरह से बागी एक तरफ से मैं एक विधानसभा की बात कर लूँ, वहाँ से पहले पिछले 5 बारों से भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ चुनाव जीतते चले आ रहे थे, और इस बार उनकी चर्चा नहीं, ये पुख्ता है, हमारे पास खबर है कि वो इस बार किसी और पार्टी या कांग्रेस पार्टी से वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए। तो इस तरह से बहुत सारे शॉकिंग भी खबरें आ रही हैं कि निश्चित तौर पे सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं है, और ये यदि आते हैं, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है, संभव है कि वो कामयाब हो जाए, तो ऐसे बागी यदि आते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है, और समीकरण बदलते हुए भी देर नहीं लगनी है। कोशिश की जा रही है, कार्रवाई भी कर रहे हैं, पार्टी के अधिकारी कार्रवाई भी कर रहे हैं इन लोगों को, लेकिन कार्रवाई करने से क्या ये बागी नहीं आ रहे हैं मैदान में, ये महत्वपूर्ण है। उसके बावजूद भी यदि आ रहे हैं तो निश्चित रूप से असर पड़ना स्वाभाविक है। शिवम, कितनी बड़ी दिक्कत, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी और इंडिपेंडेंट तो वो खड़े हो सकते हैं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी भी हाथों हाथ ले रही है जिनको आप टिकट नहीं दे रहे हैं, आपकी पार्टी से छिटक कर उधर जा रहे हैं।
देखिए, मुझे लगता है राष्ट्रीय स्तर पर तो लोक जनशक्ति पार्टी के साथ साथ अलायंस है ही, बिहार में भी वो भारतीय जनता पार्टी के सामने उनके कैंडिडेट्स नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी की एक इकाई है, उसी स्तर पर टिकट्स का जो है नामांकन जो होता है वो फाइनल होता है। तमाम तरह की चर्चाएं और बैठकें होने के बाद और राज्य के जितने भी नामचीन लोग हैं, जो संगठन हैं, उनके डिस्कशन और उनसे वार्तालाप करने के बाद ये चीज़ें डिस्कस करने के बाद फाइनल होती हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट का टिकट नहीं होता है किन्हीं कारणों की वजह से, तो मुझे लगता है कि बागी होना शायद थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ में बड़ा क्लियर कट है कि अगर संगठन ने कोई निर्णय लिया है तो उसके बाद वही निर्णय सर्वोपरि है। अगर कोई व्यक्ति पार्टी के अगेंस्ट गतिविधियों में पाया जाता है तो उनका निष्कासन तो बेहद अनिवार्य है, क्योंकि पार्टी प्रोटोकॉल और उससे भी ज़्यादा एक अनुशासन होना बेहद आवश्यक है। हिंदुस्तान में और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ी यूएसपी या कारण अगर मैं कोई चीज़ कहूँ तो वो है खास तौर पर अनुशासन। लेकिन अगर तमाम जगह आपके बागी विधायक आपको हराने में लग गए, उधर से आरजेडी के कैंडिडेट होंगे, कहीं कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे, कहीं एलजेपी के कैंडिडेट होंगे, कहीं एंटी इनकम्बेंसी होगी, कहीं लोग नीतीश कुमार को पसंद नहीं कर रहे होंगे, कहीं आपके बागी उम्मीदवार होंगे जो कि दूसरे नेताओं को सपोर्ट करेंगे। बहुत उलझने वाला मसला दिखाई दे रहा है। देखिए, इलेक्शन से पहले जब तक हमारे रिजल्ट्स नतीजे नहीं आ जाते हैं, ये ज़रूर आपको उलझने वाला लग रहा होगा। लेकिन जब नतीजे आप देखेंगे, हम और आप यहीं पर बैठकर डिस्कस कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट्स दिए, जो जनता के बीच में गए, उनको एक पूर्ण बहुमत वाला सरकार तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ साथ मतलब एनडीए एक बड़े गठबंधन के तौर पर पहले से ज़्यादा सीटें लेकर आएगा ही आएगा। लेकिन जो कैंडिडेट्स हमने दिए हैं, जो जनता के बीच में गए हैं, वो पहले से बेहतर प्रदर्शन करके लौटेंगे। हाँ, जहाँ तक बात चुनौतियों की है, इलेक्शन है, चुनौतियां हर तरह से होती हैं, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से नीतीश जी की सरकार और तमाम तरह की चीज़ें रही हैं, कहीं ना कहीं हम लीड करके आएंगे और आगे होकर विजयी होंगे। अफजल अब्बास जेडीयू लीडर हमारे साथ मौजूद है। 15 बागियों को आपने भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि वो टस से मस नहीं हो रहे थे, समझाइश चल रही थी, लेकिन बावजूद उसके वो अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे आपके कैंडिडेट्स के सामने। लेकिन नुकसान पहुंचाएंगे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। कैसे निपटेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पार्टी, बिल्कुल हमारे बीजेपी के साथी ने कहा, और सबसे बड़ी पार्टी में अनुशासन होना जरूरी है। और बॉस इज ऑलवेज बॉस। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के सारे लोगों ने निर्णय ले लिया है, तो गठबंधन की राजनीति में कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे लोगों का भी टिकट कट जाता है। हो सकता है कि उस सीट पे हम लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वहां बीजेपी के सीट पे चली जाए, खाते में चली जाए, तो ये समस्याएं उसमें होती हैं। तो ऐसी स्थिति में तो हम तो हर चैलेंज को स्वीकारने के लिए तैयार हैं। और आज सवाल आप जो बोल रहे हैं कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के पास कोई अपना जनाधार नहीं, वो सिर्फ इंतजार में बैठे हुए हैं कि बीजेपी के बागी आ जाए, जदयू के बागी आ जाए। तो जनता अच्छी तरह से समझती है कि वक्ती तौर पर जो आदमी पार्टी में रह के पार्टी के अनुशासन को नहीं मानने वाला हो, वो उसे वोट क्यों दिया जाए। तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बिहार की सरजमीन से मैं भी हूं और बहुत हद तक जमीन पर मैंने देखा भी है, पिछली बार भी देखा है। कोई नई बात नहीं। मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी ये स्लोगन लेकर उतर चुकी है मैदान में। नीतीश कुमार के खिलाफ आपका घटक दल होता था, केंद्र में भी आप दोनों घटक हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार में ये गठबंधन टूट गया, नहीं संभाल पाया आप गठबंधन, और इसकी पूरी जिम्मेदारी, पूरा ठीकरा जो है वो आपके ऊपर फोड़ती है एलजेपी। देखिए, सवाल मुझसे है ना। जी जी जी। देखिए, ऐसा है कि मोदी तेरी खैर, नीतीश तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, ये स्लोगन मैं समझता हूँ कि 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले का है। आज जो बीजेपी ने जो स्टेप लिया है, आज जो जदयू ने स्टेप लिया है, अपने बागियों को निकाला, और मैसेज क्लियर कट दोनों एनडीए के सारे नेताओं का है कि जो लोग पार्टी के से अलग आएंगे उनका कोई एनडीए से लेना देना नहीं है। खासकर सुशील मोदी साहब का जो बयान आया हुआ आज के अखबारों में भी छपा है कि इवेंट तक नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर भी लगाएंगे, उनका नाम लेंगे तो उनसे चुनाव आयोग पे कंप्लेंट किया जाए, क्योंकि वो बिहार में एनडीए में नहीं है, केंद्र में एनडीए में है जरूर। अब बगल के हमारे पड़ोसी जो प्रदेश है, झारखंड में भी लड़े थे, तो इस आधार पर उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की कि उनके लड़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे वोटर इंटैक्ट है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में ज्वाइंट रैली होने जा रही है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, ज्वाइंट आपको मैनिफेस्टो जारी होने जा रहा है। तो ये तो क्लियर कट हम दोनों की यूनिटी को, सॉलिडिटी को हम तो दिखा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जमीन पर असर पड़ने वाला है। हाँ, ये बात सही है कि कोई विधायक या कोई एमपी या कोई नेता बड़ा होता है
तो उसके समर्थक होते हैं, इससे भी मैं इनकार नहीं करता। लेकिन जनता नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार को चाहती है, इसके वोट अपना बेकार करना नहीं चाहेगी, मुझे ऐसा विश्वास। चलिए आऊँगा आपके पास। आरजेडी के डॉक्टर नवल किशोर भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नवल, 4 गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, 4 मुख्यमंत्री के चेहरे हो गए हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव भी अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कितनी लंबी लकीर खींच पाएगी आरजेडी इन चुनावों में? देखिए, आरजेडी की लीड तो पहले से ही मजबूत है। अगर आप पिछला 5 विधानसभा चुनाव देखेंगे तो 2010 को छोड़कर उसमें भी वो भाजपा से ज्यादा वोट शेयर था। हर समय वोट शेयर के मामले में सबसे ज्यादा रही है और मुख्य विपक्षी दल रही है। इसलिए कौन बड़ा लकीर है इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन कौन सबसे छोटा होने जा रहा है इसकी तस्वीर आपके सामने है। और वो भाजपा के अंतर्गत भी दिख रहा है, जदयू के अंतर्गत भी दिख रहा है और एनडीए के घटक दल में भी दिख रहा है कि किस तरह से नीतीश कुमार की जो एंटी पॉपुलैरिटी है वो पूरी तरह से सामने आ चुकी है और यह उन्होंने 15 साल में अर्जित की है। और उसके सामने उसको झुठलाने के लिए एक बहुत ही निर्लज तरह का तुलना दिया जा रहा है कि 15 बनाम 15। भाई साहब, आज के डेट में आपकी स्थिति क्या है, इस देश में जितने राज्य हैं उनमें आपकी स्थिति क्या है, वो नीति आयोग बता चुके हैं। हर एक तरह का रिपोर्ट आपके अगेंस्ट में है। गरीबी सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, हेल्थ में बदहाली है, शिक्षा में बदहाली है। ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जो लोग जान चुके हैं। और कोविड के दौरान या मिसमैनेजमेंट कितना हुआ या जिस तरह से माइग्रेशन के साथ समस्या हुआ कि इनके 39 एमपी और 71 जदयू के भागे हुए विधायक महागठबंधन से और बुरी तरह हारे हुए भाजपा के जो 53 विधायक थे, बस 30 सेकंड, ये भाजपा के जो 53 हारे हुए विधायक थे 2015 के, ये अपने क्षेत्र में घूम नहीं सकते हैं। जिस तरह का एंटी इनकम्बेंसी है, जिस तरह का बर्ताव और व्यवहार इन्होंने किया है पिछले 5 महीने में और पिछले 15 साल का जो इनका अर्जित कुशासन है, वो पूरी तरह से दिखा है कि कितने भ्रष्ट हैं सृजन में और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। आरजेडी और कांग्रेस के साथ जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई थी, आपने सांठ-गांठ करके सरकार गिरा दी। तमाम तरह के आरोप, पिछले 15 सालों से आपने कोई काम नहीं किया है। इस बार जनता बड़ी लकीर खींचेगी आरजेडी के नाम पर, ये आरजेडी का दावा। शिवम, आपसे जवाब चाहेंगे। देखिए, मुझे लगता है आरजेडी का शासन बिहार के लोगों ने देखा है और हमने भी देखा है। मुझे नहीं लगता कि इस पर यहाँ बैठकर टीवी पर वो बताने की ज़रूरत है। 15 बनाम 15 इसलिए है क्योंकि आपके हालात में, आपकी सिचुएशन में, आपके समय में बिहार के क्या हालात थे ये देश ने देखे हैं, बिहार ने देखा है, बिहार की जनता ने देखा है। बिहार में किस तरह से जातिगत हालात थे बहुत अच्छी तरह से जानता है ये पूरा प्रदेश। और क्या सिचुएशन थी, लोगों को अपने नाम के पीछे अपना सरनेम नहीं लगा सकते थे, लास्ट नेम नहीं लगा सकते थे, क्योंकि क्या सिचुएशन, क्या लकीर आपने खींच दी थी। तो 15 बनाम 15 अगर बात हो रही है तो आप उससे पीछे क्यों हट रहे हैं? अगर आपने 15 साल में कुछ अच्छा किया है बिहार के लिए तो आइए लेकर अपना बताइए और मैं अपना बताता हूं। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी का जहां तक फैक्टर है, अभी 2019 में, ये आप जरूर उस पर तर्क दे सकते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, लेकिन 2019 में बिहार ने किस तरह से प्रेम दिया है भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को, वो सबके सामने है। उसके अलावा अगर हम बात करें आज के कंसेंसस में, तो आप चिंता मत कीजिए। मैं कहता हूं, हां, आपके बहुत सारे अचीवमेंट तो हैं, घोटाले आपके अचीवमेंट हैं, आपने बहुत सारी चीजें तय की हैं। आज भी वो दाग आपसे धुले नहीं हैं। लालू जी अगर जेल में हैं तो किसी बहुत बड़े कार्य की वजह से नहीं है, या स्वतंत्रता सेनानी नहीं है वो, इस वजह से उनको अंग्रेजों ने जेल में डाला हुआ है। आपके कर्म ही आपके सामने हैं और बिहार की जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है। चिंता मत कीजिए, 3 फेज का इलेक्शन है, उसके बाद रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। और जिस एंटी इनकम्बेंसी और नीतीश कुमार को आप आज इतना नफरत कर रहे हैं, उन्हीं नीतीश कुमार के साथ तो आप सरकार में थे, तब उनकी एंटी इनकम्बेंसी, उनका काम ना करना, वो सारी चीजें कहां चली गई थी? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको नीतीश बाबू अगर इतना पसंद नहीं थे तो तभी आप ये गठबंधन नहीं करते। लेकिन अब जनता जानती है कि सत्ता की मलाई खाने के लिए किसी भी हद तक जाने के बाद, आज जब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला माहौल है, तो आप फिर से एक झंडा लेकर खड़े हो गए हैं। लेकिन बिहार सुशासन की राह पर चल रहा है, चलता रहेगा, आगे भी जाएगा। चलिए, सरकार और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। संजीव कौशिक, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ बैठे हैं। संजीव भाई, आपसे ये समझना चाहेंगे, नीतीश कुमार को 15 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, सरकार चलाते हुए। इससे पहले चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के साथ वो मिलकर चुनाव लड़े थे। वोट प्रतिशत 16% यादव थे, 16% मुस्लिम थे। वो 32% में कहीं ना कहीं, ठीक है, बीजेपी का भी उसमें पकड़ थी और जेडीयू की भी पकड़ थी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारा वोट परसेंट जो था वो खिसका होगा। MY फैक्टर या ये दोनों फैक्टर कैसे सटा पाएंगे, कैसे
दूरी खत्म कर पाएंगे, कैसे अपने पाले में खींच पाएंगे एमवाई फैक्टर को, अगर एनडीए की बात करें तो? देखिए, एनडीए में नीतीश कुमार खूब समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से गेम खेल रही है उनके साथ। खूब जानते हैं नीतीश कुमार कि पिछले 5 सालों में उन्होंने देखा है कि जहां कहीं भी उनकी कमी कोई रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नीतीश कुमार के सरकार को आगे रख करके और कहीं से भी पीछे से शिकायत करने में कहीं कोई कोताही नहीं बरती, चाहे वो एलजेपी के बहाने हो या डायरेक्ट हो। दूसरी चीज़, महत्वपूर्ण विषय यह है कि आज के एक चुनावी भाषण में आपने देखा होगा, लेकिन शिकायतें कितनी भी हों, साथ तो लड़ रहे हैं। हाँ, उसी पे मैं आ रहा था कि आखिर बिहार की चुनाव जो है वो किस तरीके से लड़ेंगे लोग, उसके तरीके की बात हम कर रहे थे। आपने सुना होगा कि नित्यानंद राय की बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि बिहार में यदि राजद की सरकार बनती है और जीतती है तो कश्मीर में आने वाले आतंकवादी बिहार में पनाह लेंगे और नरेंद्र मोदी ने सीमा की चौकसी हम लोगों के हाथ में सौंप दी है और ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप इसके मायने समझिए कि ये किस चीज़ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम खूब जानते हैं कि बिहार मानव विकास सूचकांक में सबसे निचले पायदान पे आता है। तकरीबन 44,800 या 800 के आसपास में लोगों पर एक डॉक्टर है बिहार में। स्थिति ये है, करीबन 32-33% वहाँ के लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है। हम खूब जानते हैं कि 13-14% से ज़्यादा लोगों को वहाँ उच्च शिक्षा आपका इशारा कि 15 साल में कोई काम नहीं हुआ। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। पिछले 5 सालों में आप देखेंगे तो दर्जनों से ज़्यादा चीनी मिलें बंद हुई है वहाँ पे। लगभग 58% बच्चे वहाँ पे आज भी एनीमिया के शिकार हैं। शिशु दर मृत्यु की बात कर ले, 40% से ज़्यादा बच्चे मौत के शिकार हो जाते हैं। इन सारे मुद्दों को गौण करके किस चीज़ को लाया जा रहा है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। कोशिश ये है कि जिस तरह से केंद्र की राजनीति होती है उसी तरह से बिहार की राजनीति को भी राष्ट्रवाद और जो पोलराइजेशन वाली बात जेहन में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की जो शैली रही है उसी पे लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बिहार के लोग इस बात को खूब जानते हैं और वो सवाल करना उन्होंने शुरू कर दिया है। रही बात जो जदयू की बात हो रही है, खूब स्मार्ट पॉलिसी के तहत भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जदयू से उसको नीचे करने के लिए या उसके ग्राफ को नीचे डालने के लिए। अफजल भाई, आपको भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ बना रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे तो शायद कुछ भला हो पाएगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम पर चुनाव लड़ लेंगे तो कुछ भला हो पाएगा, पोलराइजेशन करने में कामयाब होंगे तो थोड़ा भला होगा, नहीं तो बाढ़, प्रवासी मजदूर, गरीबी, भूखमरी, बीमारी, कुशासन, ये चीजें छोड़ेंगे नहीं अब चुनावों में इस बार। देखिए, उनका अपना नजरिया है, वो चाहे जो भी कह ले। नित्यानंद ने क्या किया वो अपना उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरा अपना सवाल जदयू का और जिसकी बिहार सरकार का इसमें एनडीए भी है, मैं ये कहता हूं कि बिहार में इनसे पूछिए, अगर बिहार करने वाला, मैं नहीं जानता इनके बारे में, शायद पहली बार मुखातिब इनसे है, इनसे पूछिए कि बिहार में विकास नहीं हुआ क्या, बिहार में बिजली नहीं 18-20 घंटा रही, क्या सड़कें नहीं बनी, क्या एक महीना में 40 स्वास्थ्य केंद्रों पे मरीज आया करते थे, वहां 10,000 मरीज नहीं पहुंचे, क्या स्कूल जो भवन या नहीं बनाया गया, जहाँ बच्चे जो है पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे, क्या हम सड़कें नहीं बने, ब्रिज नहीं बनाया, पटना में बहुत सारे फ्लाईओवर बने, तो हमने काम नहीं किया। आप अगर हम अपने काम को दिखा रहे हैं। डॉक्टर नवल किशोर, आप कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ, 15 साल का कुशासन है, एंटी इनकम्बेंसी इस बार हटा देगी सरकार को, जनता तैयार बैठी है, लेकिन यहाँ तो पीठ थपथपाई जा रही है। एक एक करके दर्जनों काम और नाम गिना दिए गए अपने कि ये काम हमने कर दिया जो बिहार की जनता ने और विपक्ष ने सोचे भी नहीं थे कभी। नहीं, ये तो सारे आंकड़े पब्लिक डोमेन में है। जिस शिक्षा की ये बात करते हैं उस शिक्षा में इन्होंने 2.5 लाख शिक्षक बहाल किए, लेकिन कागज लाओ नौकरी पाओ। आप देखिए कि 2007 में जो क्लास 1 में गया होगा, 12 साल के बाद जो बिहार का रिजल्ट है +2 का, उसमें 70% बच्चे फेल होते हैं, चौपर घोटाले होते हैं। उसी प्रकार से आपने हेल्थ के इसमें देख लिया कि हेल्थ में 44,000 पर एक डॉक्टर है। आप उसी तरह से आप देख लीजिए कि बेरोजगारी का दर जो है 46% है, सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार में है, सबसे ज्यादा गरीब बिहार में है, सबसे ज्यादा कुपोषित बिहार में है, सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं के खिलाफ में बिहार में है। तो आप किस तरह की विकास की बात करते हैं? जो उन्होंने सड़क बनाने की बात करी है वो तो बहुत पहले का बात है, सड़क बनाए, लेकिन परिवहन सिस्टम देखिए वहां पर फेल है। सरकारी बसें कहाँ चलती हैं देख लीजिए। शिवम भाई, समझना चाहेंगे प्रवासी मजदूर जो है वो 55 सीटों पर असरदार रह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एनडीए की बात करें या जेडीयू को गठबंधन के साथ आप चल रहे हैं, किस तरीके से लुभाएंगे? क्योंकि ये मजदूर नाराज दिखाई दिए, पैदल घर जाना पड़ा, कोई व्यवस्था नहीं थी, इतनी बीमारी फैली हुई थी,
ये विपक्ष इसको हाथों हाथ ले रहा है और इसको बड़ा मुद्दा बनाने के फिराक में विपक्ष। देखिए 130 करोड़ का देश है और मेरे देश की जनता इस बात को भली भांति समझती है कि पेंडेमिक जो है 100 साल में अगर एक बार आता है तो दुनिया में चाहे कोई भी देश हो, मैं हिंदुस्तान की ही बात नहीं करता हूं, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी और तमाम जगहों की आप किस्से ले लीजिए जहां पर जनता बहुत कम है लेकिन बावजूद उनके पूरी तरह से उनका स्वास्थ्य सिस्टम कोलैप्स कर गया और तमाम तरह की चीजें रही। मैं मानता हूं कि जिस तरह से प्रॉब्लम्स हुई वो शायद नहीं होनी चाहिए थी। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयास किया, केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किया, राज्य सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किया, लेकिन जिस तरह से परेशानियां हुई मुझे लगता है प्रदेश की जो जनता है, जो प्रवासी मजदूर है, जिन 55 सीटों की आप बात कर रहे हैं, वो इस चीज को भली भांति समझते हैं कि हाँ जो ये प्रॉब्लम थी ये सबके लिए थी और कहीं ना कहीं इससे डेंट सभी को हुआ है। मैं मानता हूं कि सरकार ने भरसकर प्रयास किया और सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रयास। कहीं ना कहीं जरूर कमी रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर एक भी व्यक्ति को दिक्कत हुई है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। आने वाले समय में इसको और बेहतर करेंगे, रोजगार की जो चीजें हैं उनको बेहतर करेंगे, बिहार में रोजगार देने का हम काम करेंगे ताकि आने वाले समय में किसी को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि बिहार प्रदेश की जनता इस चीज को भली भांति जानती है कि सरकार ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। हाँ वो अलग बात है जो अभी मेरे साथ आरजेडी के मेरे मित्र बोल रहे थे बीच में कि आपने ट्विटर पर भी काफी अच्छा कैंपेन किया, आप भी उसके लिए स्वागत योग्य कदम था, आपने ट्विटर पर थोड़ी मेहनत की, लेकिन बेहतर होता जनता के बीच में आप भी थोड़ा आते, विपक्ष के नाते आप भी 15 साल सरकार में लगातार रहे हो, शायद आप भी जनता के बीच में होते तो चीजें और बेहतर हो सकती थी। मैं मानता हूं ट्विटर से आपने कोऑर्डिनेट किया, लेकिन बिहार की जनता ट्विटर कोऑर्डिनेशन को इतना नहीं मानती है। जनता के बीच में जाना बेहद जरूरी है। और एक कमेंट आपने और किया था कि सड़कें तो हैं बसें नहीं हैं। अरे आपके जमाने में तो बसें तो हैं, सड़कें भी हैं, एयरपोर्ट्स भी हैं। आपके जमाने में तो सड़कें नहीं थी, 15 साल तक आप सड़कें तक नहीं बना पाए। 1940 आपने बिहार को दिया क्या? कुशासन दिया, गुंडागर्दी दी, बड़े बड़े डॉन दिए, बड़े बड़े हत्यारे दिए, गुंडा राज दिया, जातिवाद दिया, यही तो आपकी अचीवमेंट, यही तो है। 15 बनाम 15 अगर जी आप भाई। आज नहीं करना चाहते हो तो यही वजह है। प्रवासी मजदूर कितना बड़ा फैक्टर रहेगा? देखिए शिवम भाई अभी बता रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है कि पूरे यदि राष्ट्रीय फलक पे आप देखेंगे तो स्थितियां थी ऐसी कि चारों तरफ यही माहौल था। लेकिन बिहार के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, चूंकि चुनाव बिहार में है, बिहार के मजदूरों के साथ वहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या स्टेप लिया, ये महत्वपूर्ण विषय है। क्या उन्होंने जो किया था शुरुआती दौर में वो सर्वमान्य है, ये मजदूरों को देखना है और उनको सोचना है। उनका व्यवहार जिस तरह का रहा, जिस तरह से वो आने से इनकार करते रहे, लेने से इनकार करते रहे, बाद में पहुंचे और पहुंचने के बाद में जो बिहार के लोग, हम यहाँ दिल्ली में बैठ के इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बिहारी वो मजदूर समझते हैं कि वहाँ जाने के बाद में उनके साथ क्या व्यवहार किया गया और किस तरह से उन्हें किस दर्जे में रखा गया और किस तरह से उनको ट्रीटमेंट दिया गया। तो ये मजदूर समझते हैं और निश्चित तौर पर पीड़ा है उनके पास। मैं इसी बात पर आ रहा था कि पिछले 15 सालों में एक भी फैक्ट्री लगाई गई हो उसके बारे में चर्चा करें। आखिर ये मजदूर बाहर जाते क्यों हैं, आखिर शिक्षा के लिए बाहर जाते क्यों हैं ये विद्यार्थी, इसके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। ये महत्वपूर्ण चीज है और इस पर चर्चा होनी चाहिए कि शिवम 18 लाख नए वोटर्स हैं, उनको लुभाने के लिए क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटेजी? एक बड़ा परसेंट है। देखिए युवाओं के लिए खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा से खुले रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर इस देश के प्रधानमंत्री ने भी लगातार आह्वान किया है कि युवा आए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, क्योंकि जो पार्टियां हैं या तो वो लालू एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड हैं या फिर नेहरू एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड है, वहां पर युवा गिनती के 2 या 3 ही लोग होते हैं, जो उनके बेटे होते हैं वही पार्टी के सर्वमान्य होते हैं। आज अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो तेजस्वी सूर्या जी को देख लीजिए, इतनी कम उम्र में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कितनी जगहों पर ऐसा कुछ होता है। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि उनके लिए चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो तमाम चीजों की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऑप्शन है जहां पर लोकतंत्र है। साथ में एनडीए ही वो जगह है जहां पर आप अगर आगे आकर वोट करेंगे तो आपका भविष्य सुनहरा होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब 15 बनाम 15 की हम बात करते हैं, आप भी संजीव जी कह रहे थे कि किस तरह से शिक्षा के स्तर पर तमाम चीजें हुई, क्योंकि नालंदा जैसा विश्वविद्यालय रखने वाले बिहार को आपने किस तरह से इस 15 साल में सिस्टम कोलैप्स कर दिया, किस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन ने वहां पर बिहार को 15 साल में आगे बढ़ने नहीं दिया। आपने कहा युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी में हमेशा मौके होते हैं। 2015 में 157 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी, 2020 में 110 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 47 सीटों को तो यहीं आपको कमी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में नए लोगों को कहां से मौका मिलेगा? और जो आपके जो यहां से जीते हुए या हारे हुए मार्जिन से कैंडिडेट हैं वो
बागी बनते जा रहे हैं वो एलजेपी में जाते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जब आप गठबंधन में होते हो तो गठबंधन का एक धर्म होता है। जब आप किसी के साथ होते हो, हमेशा से साथ रहे हो, तो आपकी भी कोई जिम्मेदारी होती है। कैंडिडेट का किसी का भी टिकट कटा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूती से जिनका टिकट कटा है या जहां पर हम गठबंधन के तहत नहीं लड़ रहे हैं उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। और चुनाव ये सिर्फ 5 साल का है, फिर 5 साल में और तमाम तरह की चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं को छोड़ती नहीं है। मैं जरूर मानता हूं कि सीटें जिस तरह से कम हुई हैं, अलाइनमेंट अलग अलग तरह से चीजें आगे बढ़ी हैं, लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपका साथ छोड़ दिया है या भारतीय जनता पार्टी आपके साथ नहीं है या आपको लेकर आगे नहीं जाने वाली या फिर भविष्य में और मौके नहीं आने वाले। तमाम तरह की चीजें रहेंगी, लेकिन हमारा एजेंडा है कि पूरे बिहार को एक बेहतर सुशासन मिले, यही सुशासन की सरकार लगातार आगे बढ़े और जिस तरह से बिहार जिस स्तर पर जा रहा है उसी स्तर पर आगे बढ़ता रहे। डॉक्टर नवल बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, बीच बीच में बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ पा रही है। अगले 30 सेकंड आपको देता हूं, अपनी बात खत्म करिए। देखिए, सबसे पहले बात है कि आप युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं। आपने 46% युवाओं को बेरोजगार कर रखा है, आप उनके लिए क्या करेंगे। और जो विश्वविद्यालय की आप बात करते हैं, लालू जी के समय में तो 6 विश्वविद्यालय बने थे। आपके यहाँ तो विश्वविद्यालय में 3 साल में डिग्री नहीं मिल पाता है, 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में देते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। अब आप कौन सा अच्छा काम करेंगे। 15 साल में कुछ कर नहीं पाए, आज के डेट में आप कहते हैं कि आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे, ये कहां से होगा। या 15 साल का समय किसी राज्य के लिए कम होता है। आप देखिए कि हर तरह का नाकामी और फेलियर इस सरकार के साथ जुड़ी हुई है और इसमें जदयू मंजू वर्मा को कैंडिडेट बनाती है, जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बेसहारा बच्चियों के साथ घिनौनी कृत्य किए, उनके संरक्षक, उनके मंत्री, उनके हस्बैंड उसमें जुड़े हुए हैं, उनको आप बनाते हैं और फिर आप कहते हैं कि नया चेहरा। चलिए आता हूं। नवल जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप 15 बनाम 15 करना चाहते हैं तो मैं आपको उसके लिए आमंत्रित करता हूं। सहारा का यही मंच होगा, दोनों मिल बैठकर बात कर लेते हैं, किसने कितना क्या किया। डेटा आपके सामने होगा, देश के सामने होगा, प्रदेश के सामने होगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आज के समय में वोटर अभी भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करता है, एनडीए पर विश्वास करता है। आप मेहनत कीजिए, आने वाले 20 सालों बाद आपको जरूर मौका मिलेगा, क्योंकि तब तक तेजस्वी भी युवा रहेंगे। आपके यहाँ पर तो एक कल्चर है कि कम से कम 50-60 साल तक तो आदमी युवा ही रहता है, चाहे वो आपकी पार्टी हो, चाहे वो आपके गठबंधन हो, अलाय हो। तो आप चिंता मत कीजिए, 15 साल अभी आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला है। उसके बाद जब आपको मौका मिलेगा, आप जरूर बताइएगा कि आप बेहतर क्या कर सकते हैं या फिर आपके लिए, आपके पास फ्यूचर में बिहार के लिए क्या प्लान्स है। संजीव, बहुत संक्षेप में 2 छोटे-छोटे सवाल लूंगा आपसे और दोनों का बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा। उपेंद्र कुशवाहा मायावती और ओवैसी के साथ एक गठबंधन बनाकर चुनाव मैदान में उतरे हैं, वो कितना बड़ा फैक्टर रहेगा। और दूसरा, 143 सीटों पर एलजेपी अपने उम्मीदवार उतार रही है, जिसमें से बहुत सारे बागी बीजेपी और जेडीयू के हैं। ये कितना बड़ा फैक्टर रहेगा सरकार को बचाने के लिए एनडीए के सामने। मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जिनके साथ भी जुड़े हुए हैं वो कुछ सीटों पे समीकरण खराब कर सकते हैं, वोट कटुआ उसको हम लोगों की भाषा में कहा जाता है। और रही बात एलजेपी की, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एलजेपी के कंधे पे रख करके तीर से जदयू को ही घायल करना चाहती है, जदयू ये बात समझ रही है। एलजेपी निश्चित रूप से मजबूत होगी और एलजेपी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भविष्य में भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने जा रही है। ये बात नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, वो खूब समझ रहे हैं। वक्त का इंतजार कीजिए, इलेक्शन के बाद एक और नया समीकरण आपको देखने को। अफजल भाई, चलते चलते आपका एक जवाब चाहूंगा, कंक्लूड आपसे करूंगा। कुछ लोगों का, कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू तीनों साथ थे, आगे भी साथ रहेंगे। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और केंद्र में गठबंधन है, बिहार में टूट गया है, इसके पीछे भी राजनीति है। कल को अगर सीटों की जरूरत पड़ती है तो एलजेपी से हाथ मिलाने में किसी तरह का गुरेज नहीं होगा जेडीयू को। देखिए, ये तो मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि उनकी जरूरत मुझे पड़ेगी। हम इतना सीट, मुझे तो ऐसा लगता है कि 2010 का इतिहास ना फिर दोहराया जाए। 2010 के इतिहास आपको पता होगा कि आरजेडी को 22 सीट से सिमट गई थी। देखिए आगे क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्यों भूल जाते हैं, 2 सीट मिले थे आपको विधानसभा। 2014-2010 भी देख लिए ना। अगर 2014 में जो आप दिखाते हैं, नीतीश कुमार जी की मेहरबानी थी, आपको टीवी पर। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर चल रहा है, वक्त की कमी है। शिवम त्यागी बहुत शुक्रिया, अफजल अब्बास आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नवल किशोर आपका बहुत शुक्रिया, संजीव कौशिक आपका बहुत शुक्रिया। 3 चरणों में चुनाव है, लेकिन बागियों
ने सरदर्दी पेश कर दी है, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। बागी लगातार अपनी टिकट कटने से दूसरे दलों का रुख कर रहे हैं। अगर वहां पर टिकट मिल जाती है तो कितनी दिक्कतें पैदा करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बिहार का चुनाव अब त्रिकोणीय हो चला है। नए नए गठबंधन भी आ रहे हैं, नए नए मुख्यमंत्री के दावेदार भी आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, पप्पू यादव की बात करें तो वो भी कह रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री वो भी बन सकते हैं। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा।